नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष सीखने की अपनी इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि नवग्रह सूर्य, मंगल, बुध, राहु, गुरु ये सारे ग्रह किस तरीके से हमारे कुंडली के अलग अलग भावों में अपना स्वामित्व रखते हैं और किन भावों में ये हमें शुभ परिणाम देते हैं, इनकी स्थिति हमारे जीवन में सुखदायी होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लग्न भाव या प्रथम भाव जिसे हम बोलते हैं, इस भाव में अगर सूर्य स्थित है तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है लग्न भाव में। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव, द्वितीय भाव में गुरु और चंद्रमा अगर विराजमान है तो इनकी स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है, श्रेयस्कर मानी जाती है। तृतीय भाव जिसे पराक्रम का भाव कहते हैं, इसमें मंगल अगर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का बैठना बहुत अच्छा माना गया है। पांचवा भाव जिसे संतान भाव या विद्या का भाव कहते हैं, इसमें गुरु और बुध की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। छठवां भाव मंगल और शनि का बैठना जिसे हम षड रिपु का भाव भी बोलते हैं, रोग ऋण शत्रु वाला भाव भी बोलते हैं, इसमें मंगल और शनि की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। सातवां भाव जिसे हम जीवन साथी का भाव भी मानते हैं, पार्टनर का भाव मानते हैं, इसमें गुरु, शुक्र और बुध की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। आठवां भाव जिसे हम आयु का भाव भी कहते हैं, इसे हम शनि और केतु की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। नौवां भाव जिसे हम भाग्य स्थान या धर्म भाव भी कहते हैं, पिता का भाव कहते हैं, इसमें गुरु का बैठना शुभ माना गया है। 10वां भाव जिसे हम कर्म का क्षेत्र कहते हैं, इसमें सूर्य, शनि, मंगल, गुरु और बुध ये 5 ग्रह इसके कारक माने गए हैं, इनकी उपस्थिति हमें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देती है। एकादश भाव इसमें गुरु की उपस्थिति, इसको लाभ भाव भी कहा जाता है। और द्वादश भाव इसमें शनि, राहु और केतु की उपस्थिति अच्छी मानी गई है, इसको व्यय भाव भी कहा जाता है। दोस्तों, ये समझना इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कुंडली के 12 भाव अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, उनके पास अलग अलग स्वामित्व है क्षेत्रों का, ठीक उसी प्रकार से इन नवग्रहों का भी स्वामित्व है कुंडली में और जीवन में। ये कारक माने गए हैं भिन्न भिन्न चीज़ों के, और हमारी ज़िंदगी में अपनी शुभ और अशुभ अवस्था में उन्हीं चीज़ों को प्रभावित करते हैं या उनके शुभ परिणाम हमारी ज़िंदगी में देते हैं। सूर्य को प्रथम और दशम भाव में अच्छा माना गया है, सूर्य को दशम भाव में दिग्बली भी माना गया है, मंगल को भी दशम भाव में दिग्बली माना गया है, गुरु और बुध को प्रथम भाव में दिग्बली माना गया है और शुक्र को चतुर्थ भाव में दिग्बली माना गया है। ये ग्रह अपने कारकत्व में, इन ग्रहों के पास उत्तरदायित्व है हमारी ज़िंदगी में इस तरीके के प्रभाव देने का। तो इस प्रकार अगर गुरु की उपस्थिति एकादश में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में और नवम भाव में है तो ये माना गया है कि गुरु इन भावों के कारक हैं, तो इन भावों के परिणाम गुरु भी दे सकते हैं। अगर भाव किसी कारण से कमज़ोर है तो गुरु अगर किसी कुंडली में बली है तो गुरु इन भावों के परिणाम भी देंगे। तो दोस्तों, अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों का कारकत्व और स्वामित्व आप बार बार वीडियो में सुनेंगे मुझसे कि ये इसके कारकत्व है, इनका स्वामित्व इन ग्रहों के पास है। बेसिकली ये होता क्या है, जिस तरीके से कुंडली में अलग अलग भावों को अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार बताया गया है, ठीक उसी तरीके से ग्रहों को भी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और माना गया है। अगर जैसे किसी विद्यार्थी की हम अगर कुंडली देखते हैं, हम देखते कि बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो कहीं ना कहीं गुरु या बुध का संबंध उसके 5वें भाव से होगा या दृष्टि होगी, या उसकी जन्म कुंडली में उनकी स्थिति बहुत ही शुभ होगी। गुरु को धन का, संतान का, विद्या का, पूजा पाठ का कारक माना गया है। महिलाओं की कुंडली में गुरु को जीवन साथी का कारक माना गया है और पुरुष की कुंडली में शुक्र को जीवन साथी का कारक माना गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर महिला की कुंडली है तो जीवन साथी के लिए गुरु को देखेंगे और पुरुष की कुंडली है तो जीवन साथी के लिए शुक्र को देखेंगे। इस कारकत्व और स्वामित्व का मतलब है कि गुरु हमारी जीवन में इन इन चीज़ों को देने में सक्षम है, उसके पास जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ें देने की। सूर्य को प्रथम भाव में श्रेष्ठकर माना गया है। सूर्य
लग्न का स्वामी माना गया है। सूर्य हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का और शारीरिक ढांचे का और हड्डियों का भी कारक माना गया है, मान सम्मान का भी कारक माना गया है। अगर सूर्य किसी के लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे आदमी पुष्ट शरीर का होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ठीक इसी तरीके से शनि को लेते हैं। शनि को 6वें, 8वें, 10वें और 12वें भाव का कारकत्व मिला हुआ है। शनि को आयु का देवता भी बोला गया है। 8वां भाव आयु का है, तो अगर शनि 8वें भाव में विराजमान है तो निश्चित रूप से उसकी आयु बहुत अच्छी होगी। बट ये देखना यहाँ पे पुनः आवश्यक है कि शनि मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, क्योंकि वहाँ पे उसके प्रभाव बदल जाएंगे राशियों के हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से, युति के हिसाब से। ठीक उसी तरीके से आप मानेंगे कि राहु को 12वें घर का कारक माना गया है, क्योंकि राहु विदेश यात्रा का कारक माना गया है। 12वां घर फॉरेन ट्रैवल का भी है, तो अगर राहु किसी के 12th हाउस में है तो डेफिनेटली उसकी फॉरेन जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये हो गए ग्रहों के कारकत्व और स्वामित्व, उनकी जिम्मेदारियां। इस चीज़ों को, किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, ये हमने आज अपनी वीडियो में समझा। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में समझते हैं। सूर्य सौर परिवार में, सौर मंडल में राजा है। सारे ग्रहों का आधिपत्य सूर्य के पास है। समस्त ग्रहों का संचालन सूर्य करते हैं। सूर्य को कुंडली में पिता का कारक ग्रह भी माना गया है। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्म कारक ग्रह भी सूर्य माने गए हैं। हमारी जिंदगी की में, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक सूर्य ग्रह माने गए हैं। हड्डियों का स्वामित्व या उत्तरदायित्व सूर्य ग्रह के पास में है। शारीरिक ढांचा जो हड्डियों का है उसके कारक ग्रह सूर्य माने गए हैं। समाज में प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, बड़प्पन का कारक सूर्य को माना गया है। शासकीय सेवा में उच्च पदवी की नौकरी के कारक सूर्य माने गए हैं। तो जिस किसी की कुंडली में सूर्य अगर लग्न में बैठे होते हैं तो हमने देखा है कि ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है, जिम्मेदारियों को वहन करने वाला होता है, चीज़ों को संचालित करने वाला होता है और नियंत्रण के साथ में संचालित करने वाला होता है। सूर्य लग्न में अहंकार भी दे देता है। अब हम समझते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा को माता माना गया है। ग्रहों की सभा में रानी का पद मिला हुआ है चंद्रमा को। चंद्रमा सुख भाव के कारक भी माने गए हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में मन के कारक माने गए हैं। तो बोला भी जाता है कि चंद्रमा मनसु जायते। चंद्रमा की गति सबसे ज़्यादा तीव्र मानी गई है और चंद्रमा को हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडलियों का भी अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम समझते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता बोला जाता है। वाणी का कारक माना गया है बुध को। स्नायु तंत्र का कारक माना गया है। विद्या के कारक माने गए हैं। स्किन और त्वचा का कारक बुध ग्रह को माना गया है। बुध ग्रहों की सभा में राजकुमार की पदवी रखते हैं, तो ननिहाल पक्ष के कारक भी बुध ग्रह को माने गए हैं। किसी भी इंसान की बुद्धि चैतन्य है या वो कमज़ोर बुद्धि का है, इसका अंदाज़ा हम जन्म कुंडली में बुध की स्थिति से लगाते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को सेनापति की पदवी प्राप्त है। मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है, एनर्जी का सोर्स माना गया है। मंगल को थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का माना गया है। छोटे भाई बहनों का कारक मंगल माना गया है। मंगल आर्मी, पुलिस या चिकित्सा क्षेत्र में नौकरी प्रदान करने के लिए कारक ग्रह माना गया है। मंगल व्यापार में, टेक्निकल लाइन या रेस्टोरेंट, इन सारी चीज़ों को खोलने के कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल अगर किसी की लग्न में विराजमान है तो ऐसा बोला गया है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, क्योंकि लग्न में मंगल का विराजन मतलब फुल ऑफ एनर्जी। तो कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से कितना उत्साहपूर्ण व्यवहार करता है, इसकी हम जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन देख के गणना करते हैं। अब हम बात करते हैं
बृहस्पति की। सौर मंडल में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति को माना गया है। ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक स्वामित्व हमारी जन्म कुंडली में रखता है। बृहस्पति देव को ग्रहों की सभा में देवगुरु की उपाधि दी गई है। बृहस्पति को संतान का, धन का, महिलाओं के लिए जीवन साथी का कारक माना गया है, धर्म का कारक माना गया है। बृहस्पति ग्रह को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है। ये बोला गया कि बृहस्पति आपकी कुंडली के जिस भाव में भी बैठेगा वहाँ मानिए कि गंगा जल छिड़क दिया हो। बृहस्पति शुद्धि का कारक माना गया है, बृहस्पति बुद्धि का कारक माना गया है, बृहस्पति ज्ञान का कारक माना गया है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। पुरुषों की कुंडली में शुक्र को जीवन साथी का कारक माना गया है। शुक्र हमारी जिंदगी में सौंदर्य का कारक माना गया है। अगर किसी की लग्न में शुक्र विराजमान है तो ऐसे जातक या जातिका बहुत सुंदर नयन नक्शों वाले होते हैं, छबीला उनका व्यक्तित्व रहता है। शुक्र को प्रेम का कारक माना गया है। शुक्र को वैभव विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र को स्वर्ण का कारक माना गया है। शुक्र को जिन लोगों की ज्योतिष में रुचि होती है उनका शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो गुण ज्ञानों का कारक भी शुक्र को माना गया है। शुक्र को वाहन सुख का कारक भी माना गया और सुख भाव का कारक भी माना गया। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। ग्रहों की सभा में शनि को दास माना गया है। हमारे सोलर प्लैनेट में शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का कारक है। शनि सबसे ज़्यादा दूर है इसलिए उसकी गति बहुत धीमी या मंदगामी मानी गई है। शनि को आयु का कारक माना गया है। शनि को कर्म का कारक माना गया है, कर्म प्रधान ग्रह बोला गया है। शनि को न्यायाधीश बोला गया है, शनि न्यायप्रिय माने गए हैं। शनि को शत्रु हंता भी माना गया। अगर किसी के छठे भाव में शनि बैठे हैं तो ऐसे जातक को शत्रुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, शनि देव भी उसको हैंडल कर देंगे। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि राहु केतु ग्रह नहीं है, ये छद्म ग्रह माने गए हैं, एस्ट्रोनॉटिकल पॉइंट्स हैं। राहु और केतु मेरे अध्ययन में जो आया है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह के रूप में माने गए हैं, क्योंकि अगर राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो अचानक परेशानी आना, व्यवधान आना, एकदम से कोई बड़ी परेशानी निकल के आ जाना, इन सब चीज़ों की समस्याएं आपकी कुंडली में राहु केतु लेके आते हैं। बट अगर इनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, राहु या केतु आपकी कुंडली में उच्च के हैं, उच्च और नीच की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे और समझेंगे उच्च नीच क्या होता है। बट अगर राहु आपके जीवन में उच्च के हैं और सही जगह पर प्लेस हैं तो यही राहु आपके लिए राजयोग कारक बन जाते हैं। राहु को बेतार का कारक माना गया है, फॉरेन ट्रैवल का कारक माना गया है, भ्रमण का कारक माना गया है, मन की शक्ति का कारक माना गया है। तो राहु केतु का हमारी कुंडली में सही तरीके से प्लेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अगले वीडियो में हम अपनी चर्चा करेंगे ज्योतिष से संबंधित अलग टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।